हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMA स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगिड। आज हम थर्ड पार्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं अपनी CMA इंटरमीडिएट पेपर नंबर 12 के अंदर ऑडिटिंग पोर्शन का। अभी तक अपन ने 2 पार्ट्स इसके पहले से ही मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, जिसके अंदर मैंने स्टडी नोट नंबर 6 एंड स्टडी नोट नंबर 7 कंप्लीट पोर्शंस डाल दिए थे। सारा का सारा जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा मैंने स्टडी मटेरियल को बेस रखते हुए ही बनाया है आपके। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मिस आउट हुआ है। और रही बात सिर्फ मेरे एक स्टडी नोट 7 के अंदर सिर्फ एक मिसलेनियस ऑडिट, जिसके अंदर अपन डिफरेंट टाइप की ऑडिट्स पढ़ते हैं, वो टॉपिक बाकी था। आज की वीडियो में अपन उसको कवर करेंगे। इसके बाद में अपना पूरा का पूरा 50 मार्क्स का जो ऑडिट पोर्शन है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट कि आप इन 3 वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखिए, जिससे कि आपको ईजियर रहेगा याद करने के अंदर। एंड आई गारंटी यू कि आप अगर इन वीडियोज़ को 3 बार भी देख लेते हैं तो आप आराम से सब कुछ वहाँ पे पेपर बहुत इजीली अटेंड कर पाओगे। जस्ट बिकॉज क्योंकि कभी कभी अपन ज़्यादा रीड करने से ज़्यादा कभी कभी सुनना भी बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का इस थर्ड पार्ट को। तो इसके अंदर अपन मिसलेनियस ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्टडी नोट नंबर 7। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने पास में जो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट आ रही है वो है ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट जो होता है उसका सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 8 होता है। ठीक है, क्या कहती है ब्रांच ऑडिट? एज पर दिस सेक्शन, if any company having branch in India or outside India, then the person who is undertaking the audit of the head office shall be considered as a principal auditor, and the person who is undertaking audit of the branch shall be considered as branch auditor. देखिए, इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे कि आपने फाइनेंशियल जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नंबर 5 है, उसमें अपन ने पढ़ा है कि ब्रांच क्या होती है। जो भी फॉर एग्जांपल आपकी इंडिया के अंदर XYZ लिमिटेड कंपनी है, आपने वही से उसी की एक ब्रांच है जो कि आपने बाहर खोल रखी है। फॉर एग्जांपल आउटसाइड इंडिया है वो, ठीक है। तो वो जो आउटसाइड इंडिया है वो अपनी इनसाइड इंडिया वाली की जो XYZ लिमिटेड है उसकी ब्रांच हो गई। तो इसमें क्या कहा है, जो आपकी जो इंडिया के अंदर इनसाइड इंडिया जो है वो वाली जो है उसकी जो ब्रांच की जो आपकी इंडिया के अंदर कंपनी की है उसकी अगर जो भी ऑडिट कर रहा है वो जो ऑडिटर है वो आपका प्रिंसिपल ऑडिटर कहलाता है। और जो कंपनी आपकी बाहर आउटसाइड इंडिया है उस कंपनी के जो ऑडिट करता है, जो ऑडिटर करता है, उसको अपन ब्रांच ऑडिटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज प्रिंसिपल ऑडिटर मे अंडरटेक्स द ऑडिट ऑन his own. For branches, he may appoint another person who is qualified to undertake the audit as per the audit law. देखिए, ये ऐसे प्रिंसिपल ऑडिटर जो होता है, जो मेन ऑडिटर है आपका, ठीक है, मेन ब्रांच जो इंडिया के अंदर है उसका जो ऑडिटर है वो चाहे तो ब्रांच की भी ऑडिट वो खुद से कर सकता है, और अगर वो खुद से नहीं करना चाहता तो इस केस के अंदर वो जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको अलाउ कर सकता है कि आप वहाँ पे ऑडिट करो एज एन ऑडिटर। ओके, नेक्स्ट, ब्रांच ऑडिटर शैल अंडरटेक ब्रांच ऑडिट एंड सबमिट द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑडिटर। जो ब्रांच की ऑडिट करने वाला ब्रांच ऑडिटर है वो जो कॉपी है वो अपने प्रिंसिपल ऑडिटर को रिपोर्ट भेजता है। नेक्स्ट स्टेप इज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कॉपी फ्रॉम ब्रांच ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसोलिडेट द ऑडिट रिपोर्ट एंड सबमिट द कॉपी टू द शेयर होल्डर्स। जब जैसे ही प्रिंसिपल ऑडिटर को ब्रांच ऑडिटर से रिपोर्ट रिसीव हो जाएगी तो उसको वो चेक करेगा, एक बार के लिए कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद में जो उसकी कॉपी है, जो रिपोर्ट है, वो सबमिट कर दी जाएगी किसको? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑडिटर शेल बी सेम एज प्रिंसिपल ऑडिटर। जो प्रिंसिपल ऑडिटर की राइट्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ है, जो क्वालिफिकेशन है और जो डिसक्वालिफिकेशन है, वो सारी की सारी सेम होगी प्रिंसिपल और ब्रांच ऑडिटर की दोनों की। ओके, नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ब्रांच ऑडिटर। अगर ब्रांच ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल है, ये सेक्शन अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर करा था। ये ऐसे कहता है अगर आपको कोई भी फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो आपको बहुत जल्द से जल्द रिपोर्ट करनी होती है। ओके, नेक्स्ट इज, इसी के साथ में अपना ब्रांच ऑडिट खत्म होता है। नेक्स्ट इज जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट जो है वो देखिए,
अपने पास में एक ऐसे है, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग 299 deals with the responsibility of joint auditor, whom two or more auditors appointed in order to undertake the audit of same client, then such audit shall be considered as joint audit. क्या मतलब हुआ? joint audit का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर्स को साथ में काम करने के लिए बोला जाता है एज इन joint auditor of a same for a same client. Okay. A big organization where individual auditors cannot complete audit on time on his own, then in order to complete on time, organization may appoint another person in order to overcome the such situation. जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड बहुत बड़ी है ना. अब उस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल जो है उसके अंदर सिंगल अगर इंडिविजुअल ऑडिटर कंप्लीट करेगा, ऑडिट करेगा उसकी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो टाइमली कंप्लीट हो नहीं पाएगा. इस वजह से वहाँ पे 5, 6, 10 जितने भी हैं एक बार के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को कंबाइन करके बोला जाता है कि आप सब मिल के ऑडिट करिए. ठीक है. अब इससे क्या क्या एडवांटेजेस है अपने जॉइंट ऑडिट करने से? सबसे पहली बात, रिड्यूस कर देता है वर्कलोड. सारा का सारा वर्कलोड एक ही इंडिविजुअल पे नहीं होता, सब अपने अपने वर्कलोड को डिवाइड कर लेते हैं. जो अपना काम है वो टाइमली कंप्लीट हो जाता है. प्रॉपर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अपन दे पाते हैं, रिसीव भी कर पाते हैं. ठीक है. शेयरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, सारी की सारी नॉलेज सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होती, सारी जो भी नॉलेज है वो सब में अलग अलग डिवाइडेड होती है, तो एक तरीके से सेफ्टी भी क्रिएट करता है. हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है. बट जैसे मैंने हमेशा कहा है आपको, जहाँ जहाँ एडवांटेजेस है वहाँ वहाँ डिसएडवांटेजेस भी है. तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है जॉइंट ऑडिट के? सबसे पहली बात होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरे को ये वाला डिपार्टमेंट नहीं करना, मेरे को ये वाला डिपार्टमेंट करना है. या फिर फॉर एग्जांपल कि वाई शुड आई, मतलब मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम लीडर थोड़ी हो. जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं ऑडिटर्स के बीच में, वो डिसएग्री करने लग जाते हैं एक दूसरे के ओपिनियंस को, तो उस वजह से कॉस्टली पड़ता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे रिलायंस लिमिटेड बहुत बड़ी है, तो उसके लिए 4-5 ऑडिटर्स को रखना बहुत इजी बात है. ठीक है. बट उसी जगह फॉर एग्जांपल कोई छोटी का ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे नहीं रख सकते, और अगर वो रखते हैं जॉइंट ऑडिटर्स को तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है. ओके. नेक्स्ट स्टेप इज़ डिफरेंट टाइप के व्यूज़ पॉइंट होते हैं. जैसे मैंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि स्टॉक डिपार्टमेंट को संभालूँ और उन सबकी स्टॉक्स की चेक करूँ. एक जना बोलता है मैं जीएसटी डिपार्टमेंट संभालूंगा. तो ये सारे मतलब अपने अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं. मेरे अकॉर्डिंग यहाँ इस ऑडिट के अंदर मतलब ये ट्रू एंड फेयर व्यूज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो कर पा रही है, तो ऐसे डिफरेंट व्यूज़ आ जाते हैं. अनसर्टेनिटी अबाउट लाइबिलिटी ऑफ वर्क, अनसर्टेन होते हैं अपन एक दूसरे के. जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप दोनों मिलके, अपन दोनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने आए, बट मैं मेरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप आपके काम के लिए हो. बट अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप रितिका मैम के काम पे विश्वास कर सकते हो, अच्छा नहीं करोगे चलो, है ना, ठीक है भाई, हम विश्वास लायक नहीं है. नहीं, देखिए आपने, मुझे पता है आपने बोला है कि हाँ मैम हम आप पे विश्वास करते हैं, आप इतनी प्यारी पढ़ाई करा रहे हो हमारे को. ठीक है हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, कि आप मेरे काम की एक तरीके से वो नहीं, गारंटी नहीं ले सकते ना, कि क्या पता मैंने कहीं कोई चीज़ मिस कर दी हो, या फिर कोई फ्रॉड है जो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाई हूँ प्रॉपरली, या फिर मैं मतलब पहचान नहीं पाई हूँ, है ना. तो उस सेंस में. और डिफ़िकल्टी हो जाती है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे मैंने कहा कि मैं यही वाला काम क्यों करूँ, मुझे ये वाला काम नहीं करना, मुझे इस डिपार्टमेंट की ऑडिट करनी है. तो इस बीच में डिफ़िकल्टीज आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के अंदर. नेक्स्ट स्टेप इज़ रिपोर्टिंग बाय जॉइंट ऑडिटर. रिपोर्टिंएसे करी जाती है. यूजुअली जॉइंट ऑडिटर शुड अराइव, आपको दिख रहा है ना, अराइव at unanimous 100% conclusion. However, if there is a conflict in the opinion, then हाँ, ये ऐसे कह रहा है, अगर
आपके सारे जितने, जैसे फॉर एग्जांपल 5 जने मिलके ऑडिट कर रहे थे, उन पांचों की ओपिनियन सेम आ रही है तो 100% मेजॉरिटी शो हो गई, तो अपन ये दिखा देंगे कि जो कंक्लूजन निकाला गया है वो 100% है, हर ऑडिटर ने इस बात पे एग्री करा है, इस ओपिनियन पे। बट फॉर एग्जांपल मानिए कि ये एक्स, मतलब ये है XYZ है ना, और PQ, तो ये जो PQ है ये एग्री नहीं कर रहे हैं, तो अपन इस रिपोर्ट में से लिखेंगे कि जो रिपोर्ट है, जो कंक्लूजन या फिर जो ओपिनियन फॉर्म हुई है वो 100% मेजॉरिटी पे फॉर्म नहीं हुई है। मिस्टर P एंड मिस्टर Q जो है वो इस ओपिनियन पे एग्री नहीं करते, और उनके अकॉर्डिंग क्या ओपिनियन है अपन वो भी लिखेंगे उस रिपोर्ट के अंदर। ओके, इसके अंदर कोई मेजॉरिटी वाला पोर्शन अप्लाई नहीं होता कि भाई 5 में से 3 जनों ने तो एग्री कर ही दिया ना तो अपन मेजॉरिटी बेसिस पे निकाल देंगे ओपिनियन को। नो, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी आइडेंटिटी है और उन सब की आइडेंटिटीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए अपन रिपोर्ट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अप इज ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल या फिर सिक्योरिटीज। ठीक है, एक सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑडिटर शुड इंश्योर दैट शेयर्स हैज बीन issued as per the terms prescribed by the prospectus। सबसे पहली बात, जब भी ऑडिटर शेयर कैपिटल या सिक्योरिटीज़ की ऑडिट कर रहा है तो उसको ये इंश्योर करना है कि जो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब हो रखी है कि क्या वो सारी की सारी चीज़ें इशू करते टाइम फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जामिन करनी है द टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, अदर कंडीशन सस्पेक्टेड देयर इन द रिलेशन ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर एंड अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन इफ एनी। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई लाइबिलिटी या फिर लाइबिलिटी नहीं कह सकते अपन, कोई ऑब्लिगेशंस है रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ द शेयर्स या फिर अंडरराइटिंग से रिलेटेड, तो उन सबको देखिए। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ शेयर इशू इज नॉट एक्सीड द सब्सक्राइब कैपिटल। ये ऑडिटर को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो शेयर इशू हुए हैं वो एक्सीड नहीं कर देने चाहिए शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल को। ठीक है, अमाउंट रेज बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स शुड बी डिपॉजिट इन ESOP अकाउंट। जो अमाउंट अपन को रिसीव हुई है, जो अपन ने सब्सक्रिप्शन इशू करने की वजह से, वो जितना पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ लाइबिलिटी अंडर राइटिंग इन केस ऑफ ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन शुड बी वेरीफाई। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई भी केस आ रहा है तो अलॉटमेंट के टाइम से रिलेटेड, तो अपन को ऑडिटर को एज एन ऑडिटर को वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट अमाउंट रिसीव एज एप्लीकेशन मनी शेल बी एट लीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू। ऑडिटर को ये ध्यान में रखना है कि जो अमाउंट रिसीव हो रही है उसको एप्लीकेशन मनी के टाइम पे वो एटलीस्ट 5% होनी चाहिए फेस वैल्यू की। ठीक है, नेक्स्ट इज आफ्टर कंप्लीशन अलॉटमेंट प्रोसेस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस वेदर कंपनी हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टू ROC आएगा यहाँ पे, टू ROC इफ़ एनी डिफ़ॉल्ट इन फाइंडिंग दैन सच डिफ़ॉल्ट शैल बी मेंशन। देखिए, ये ऐसे कह रहा है ऑडिटर को जब अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ROC को रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर उसने नहीं फाइल करी होती है तो उसको डिफ़ॉल्ट के बेसिस पे डिफ़ॉल्ट फाइल करना पड़ता है और फिर उसको पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट अप है सेक्शन नंबर, एक सेकेंड, आपको ब्लर दिख रहा होगा। नेक्स्ट अप है सेक्शन नंबर 61 ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर कोई भी टाइप का चेंजेस आ रहे हैं आपके शेयर कैपिटल के अंदर तो उस केस के अंदर क्या करना है। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन सब्सक्राइब कैपिटल, अगर कोई भी चेंज आ रहा है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर या फिर और मेमोरेंडम ऑफ शेयर्स जो आपके MOS है, मेमोरेंडम ऑफ शेयर्स और सब डिविजन ऑफ शेयर्स जो है, अगर उनके अंदर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उस केस के अंदर विल अमाउंट टू ऑल्टरेशन ऑफ शेयर, तो उसको अपन ऑल्टरेशन ऑफ शेयर्स की कैटेगरी के अंदर से देखेंगे। ठीक है, क्या है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी ऑथराइज बाय AOA। अगर आप कोई भी ऑल्टरेशन हो रहा है तो वो ऑथराइज होना चाहिए बाय AOA। नेक्स्ट इज BOD शुड पास अ बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जब भी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात आएगी तो BOD को पास करना पड़ेगा बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है,
Next is auditors should ensure that changes in share capital should be incorporated in MOA, and after making such changes receive sacrifice सर्टिफाइड कॉपी ऑफ MOA सबमिटेड टू ROC। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सब को, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो MOA के अंदर, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे अपन को सबमिट करने होते हैं ROC को, ठीक है। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट changes done in share capital should not prejudice the interest of company। अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं शेयर कैपिटल के अंदर तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा ऑडिटर को कि वो जो है कंपनी के इंटरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बोनस शेयर। सेक्शन नंबर 63, बोनस शेयर। बोनस शेयर शेल बी ऑथराइज बाय AOA। जो बोनस शेयर्स होते हैं उनको ऑथराइज होना पड़ता है बाय AOA से। आफ्टर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर ही शुड कैपिटल नॉट टू इशू द सब्सक्राइब कैपिटल। आफ्टर जब भी इशुएंस हो जाता है बोनस शेयर्स का, उसके बाद में अपन है ना सेम टाइप ऑफ शेयर्स को जो होते हैं वो इशू नहीं कर सकते सब्सक्राइब कैपिटल। बिफोर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर पार्टली पेड अप शेयर शुड बी मेड अप। जब भी बोनस शेयर इशू करे जाते हैं तो बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेड अप वाले को ही मिलते हैं, पार्टली पेड अप शेयर वालों को नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बोनस शेयर शुड बी ऑथराइज बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग के अंदर होना चाहिए। कंपनी शुड नॉट मेड एनी डिफॉल्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ लोन और अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। जो कंपनी है उसको कोई उस टाइम पे ना तो कोई डिफ़ॉल्ट होना चाहिए प्रिंसिपल का, ना ही कोई इंटरेस्ट इन लोन होना चाहिए, और ना ही कोई दूसरे ड्यूज होने चाहिए जिस टाइम पे बोनस शेयर्स इशू करे जा रहे हैं। बोनस शेयर्स जो है ना शुड नॉट गारंटी इन व्यू नॉन बिहाफ ऑफ डिविडेंड। जो व्यू ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर एक तरीके से डिविडेंड के व्यू में नहीं होते, ठीक है। बोनस शुड नॉट बी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। बोनस शेयर जो है वो नो बी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अप सेक्शन नंबर 68। एक बार आप रीड करिए सेक्शन नंबर 68। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स। जो बायबैक है परचेज ऑफ ओन शेयर। जब अपन अपने शेयर जो अपन ने इशू करे थे उनको वापस से परचेज कर लेते हैं खुद से, तो उसको अपन बायबैक कहते हैं। बायबैक का सेक्शन होता है 68। As per Section 68 of Companies Act 2013, if company purchase its own share, then it will amount to buyback। जब कंपनी अपने शेयर्स वापस से परचेज कर लेती है तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अपन उसको बायबैक कहते हैं। बायबैक जो होता है वो शुड बी ऑथराइज बाय AOA होना चाहिए। बायबैक शुड बी ऑथराइज बाय BOD बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। ऑथराइज करना पड़ेगा BOD को बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। इफ any buyback during the year exceeds 10% of paid up share capital, then it should be authorized by passing special resolution। अभी तक तो अपन बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर रहे थे, है ना, बट बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर रहे थे बोर्ड मीटिंग में, बट अगर आपका जो बायबैक है वो एक्सीड कर जाता है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा, तो उस केस के अंदर आपको बोर्ड रिजोल्यूशन या आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के अंदर। बायबैक ड्यूरिंग द ईयर शुड नॉट एक्सीड्स 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जब भी आप बायबैक कर रहे हो तो बायबैक का जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से प्लस फ्री रिजर्व से, ठीक है। बिफोर बायबैक पार्टली पेड अप शेयर शुड बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। जैसे अपन अभी बोनस शेयर्स के अंदर पढ़ा था कि पार्टली शेयर्स पे नहीं होता, वैसे ही सेम कंडीशन आती है। जो पार्टली पेड अप शेयर्स जो होते हैं वो बायबैक नहीं होते, फुल्ली पेड अप शेयर्स ही बायबैक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द ईयर ऑफ बायबैक
इन द ईयर ऑफ बायबैक सेम क्लास ऑफ शेयर कैन नॉट बी री इशू। जिस टाइम पे आपने बायबैक करा है, जिस टाइप के शेयर्स को आपने बायबैक करा है, आप उसी सेम टाइप के शेयर्स को वापस से री इशू नहीं कर सकते। पोस्ट बायबैक का जो डेप्थ इक्विटी रेशियो होता है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 2/1 से, 2:1 से। मतलब डेप्थ अगर 2 है तो इक्विटी 1 है, ठीक है। ड्यू टू बायबैक चेंजेस इन शेयर कैपिटल इफ एनी शुड बी डिस्क्लोज। अगर बायबैक करने से कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उन सबको अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर ट्रांसफ़र ऑडिट। शेयर अगर अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी ऑडिट के लिए क्या प्रोसीजर है और क्या तरीका है। शेयर ट्रांसफ़र ऑडिट। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर शुड बी ऑथराइज बाय एओए से ऑथराइज होने चाहिए। ऑडिटर शुड इशू दैट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ट्रांसफर्ड हैव टू सबमिट ट्रांसफ़र डीड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूटिव ट्रांसफ़र। देखिए, जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम पे अपन को ट्रांसफ़र डीड, जैसे अपन ने परचेज डीड होती है या पार्टनरशिप डीड्स, तो इस तरीके से डीड्स जो होती है उस तरीके की अपन को डीड अपने पास में होनी चाहिए और वो चीज़ ट्रांसफ़र होगी तभी उसी के बाद में अपन ट्रांसफ़र मानते हैं। कंपनी रिक्वायर्स टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र शेयर। अगर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर आपको करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंपनी शुड वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, आपको दिख रहा है ना, हाँ। कंपनी शुड वेरीफाई, कहाँ गई, सॉरी। कंपनी शुड वेरीफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांजेक्शन। कंपनी को जो रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं मेंबर्स, जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनका जो रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। ट्रांसफ़र इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट पावर ऑफ अटॉर्नी इफ़ ट्रांसफ़र इज़ एक्सटेंडेड थ्रू एजेंट। अगर किसी एजेंट के थ्रू करे जाती है तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो एजेंट के हाथ में हो जाती है और एजेंट जो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांसफरी इज़ रिक्वायर्ड टू पे रजिस्ट्रेशन फ़ी इन रिलेशन टू ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफरी है, जो लेने वाला है शेयर्स को, वो जो है उसको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है इन रिलेशन टू ट्रांसफ़र, ठीक है। शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। जो आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा था विद इन 60 उसके 60 days के अंदर में हो जाना चाहिए शेयर ट्रांसफ़र। मैनेजमेंट शुड वेरीफाई सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफ़र डीड। जो ट्रांसफ़र डीड के अंदर सिग्नेचर है उन सबको वेरीफाई करने चाहिए मैनेजमेंट को। नेम ऑफ द ट्रांसफरी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन रजिस्ट्रेशंस ऑफ मेंबर। जो अपने पास में होता है उसके अंदर नए मेंबर का नाम आ जाएगा। तो इसी के साथ पे शेयर ट्रांसफ़र ऑडिट खत्म होती है। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ डिबेंचर्स। ऑडिट ऑफ डिबेंचर्स अपन पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स शुड बी ऑथराइज बाय एओए। जो आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स अगर आप कर रहे हो तो वो ऑथराइज होने चाहिए एओए से। कंपनी शैल हैव एन ऑप्शन ईदर इशू डिबेंचर्स होली, जो रिडीमेबल वाले हैं, या फिर पार्टली रिडीमेबल और पार्टली कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर होते हैं। इन केस ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स ऑडिटर शुड इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी हैज़ बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिडीम द डिबेंचर्स। जो सिक्योर डिबेंचर्स, इन केस ऑफ सिक्योर डिबेंचर, जो ऑडिटर होता है उसको इंश्योर करना पड़ता है कि एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी जो है इन रिटर्न, जो एक सेफ्टी साइड के अंदर सिक्योरिटी अपन है वो क्रिएट हो रखी है या नहीं हो रखी है। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड टू डिबेंचर होल्डर्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल। सही टाइम पे सही टाइप का इंटरेस्ट पे हो जाना चाहिए डिबेंचर्स को। ऑडिटर को इसका ध्यान रखना है। ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड देयर रिस्पेक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑडिटर को जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर लिखी गई है वो सारी की सारी फुलफिल तो हो रही है ना। इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर डिविजिबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। ये आपने प्रैक्टिकल पार्ट में भी पढ़ा होगा कि अपन को उसका अमाउंट जो है CRR के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वही सेम चीज़ है। इफ़ डिबेंचर इशू एज अ कोलैटरल एडिशनल सिक्योरिटी
to any bank and financial institutions as a financial agreement, then auditor should verify the terms and conditions of such agreement. अगर जो ट्रस्ट डिबेंचर जिसने इशू करे हैं, अगर उसने कोलैटरल या फिर एडिशनल सिक्योरिटी क्रिएट करी है बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, तुम्हारे को जो सिक्योरिटी इशू कर रखी है वही सेम सिक्योरिटी किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ए है, उस पर मैंने लोन उठा रखा है, ठीक है, और डिबेंचर्स को यही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है कि इफ़ इन केस अगर मैं तुम्हारे को पैसे चुका नहीं पाता हूँ तो आप इस बिल्डिंग को ले लो। लेकिन उसी बिल्डिंग में मैंने किसी दूसरे पर्सनस या किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सनस पे भी मैंने चार्ज क्रिएट करके रख रखा है, एज एन सिक्योरिटी दिखा रखी है उसको, तो दैट इज़ नॉट गुड, है ना। तो ध्यान, ऑडिटर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी एक ही जने पे चार्ज होनी चाहिए। In case of secured debenture against assets, appropriate charges should be created. जो आपने डिबेंचर्स के अगेंस्ट आपने जो भी असेट है जो चार्ज क्रिएट कर रखा है उसको एप्रोप्रिएट वे में दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप इज ऑडिट ऑफ डिविडेंड। देखिए अपन सब जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है एक इंटरम डिविडेंड भी होता है और एक फाइनल डिविडेंड भी होता है, ठीक है। तो डिविडेंड जो है कैटेगराइज करा गया है दो पार्ट्स में, इंटरिम डिविडेंड जो कि साल के बीच में दिया जाता है और फाइनल डिविडेंड जो साल के बाद में दिया जाता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में दिया जाता है। डिविडेंड शुड बी रिकमेंडेड बाय बीओडी इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के अंदर बीओडी जो होता है वो डिसाइड करती है कितना डिविडेंड देना है बाय पासिंग बीआर बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। डिविडेंड शुड बी पेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। जो अपन डिविडेंड पे करते हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट में से पे करा जाता है। डिविडेंड शुड बी एप्रोप्रिएट बाय शेयर होल्डर्स। जो डिविडेंड पे करा गया है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग भी। डिविडेंड शुड बी अप्रूव बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। डिविडेंड का जो अप्रूवल है वो लेना पड़ता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग के अंदर। डिविडेंड अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू एस्क्रो अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द पासिंग रेजोल्यूशन। जैसे ही आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो अमाउंट है वो आपको विद इन 5 days के अंदर एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देनी है। Dividend should be paid within 30 days from the date of approval of dividend. If company fails to do so, then company is liable to pay such dividend along with the interest. ठीक है, क्या कहा मैंने, जब भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद में नेक्स्ट 30 days के अंदर अपन को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है उसके बाद में तो उस केस के अंदर डिविडेंड के साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। डिविडेंड्स वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक्ड। जैसे ही अगर आपने एक बार डिविडेंड देने के लिए बोल दिया कि हम डिविडेंड देंगे तो फिर आप उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं कि लाइक अब हम नहीं दे रहे हैं। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो अब आपको देना ही पड़ेगा। डिविडेंड शुड बी पेड इन कैश। डिविडेंड जो है वो कैश में पे होता है। इफ़ एनी अमाउंट रिमेनिंग इन एस्क्रो अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 days देन सच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। इट शैल बी retain in the at account for the period of 7 years। आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी नहीं यहाँ से पढ़ रही थी। इफ़ एनी अमाउंट रिमेनिंग इन एस्क्रो अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट रह जाती है 30 days कंप्लीट होने के बावजूद भी कोई अपना डिविडेंड लेने नहीं आता तो उस केस के अंदर जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके अंदर 7 साल तक रखा जाता है। इफ़ एनी इन्वेस्टर फेल्स टू क्लेम द अमाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 साल तक भी नहीं लेके आ पाता तो उस अमाउंट को अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। अब ये जो है ये अभी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। नेक्स्ट टाइप इज, एक सेकेंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज फंड्स क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि अगर कोई अमाउंट 7 साल के बाद में भी अगर रह जाती है अनक्लेम या कोई जो है डिविडेंड होल्डर जो है वो डिविडेंड देने नहीं आता है तो उसको अपन इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप रीड करिए इसको एक बार। चलिए, एज पर सेक्शन 205 क्लॉज C of Companies Act 2013 फॉलोइंग अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू IEPF। देखिए मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ IEPF, इसका फुल फॉर्म यही है, ओके।
अमाउंट जो रेंडर करी जाती है, अनक्लेम अमाउंट रह जाती है एक्सपायरी होने के बाद में भी डिविडेंड, वो इसमें ट्रांसफ़र होती है। एप्लीकेबल मनी जो होती है रिसीव बट शेयर्स नॉट अलॉटेड, इसके अंदर एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो जाती है बट कोई शेयर्स अलॉट नहीं हो रहे। फॉर श्योर जो अनक्लेम डिविडेंड है उसको अपन लेके आ रहे हैं तो कोई शेयर्स तो अलॉट नहीं कर रहे इसमें। डिपॉजिट मिच्योर बट अनक्लेम विद दी कंपनीज एंड बैंक, जो डिपॉजिट मिच्योर हो जाता है बट अनक्लेम रहता है विद द कंपनीज एंड बैंक, ठीक है। डिबेंचर्स मिच्योर विद द कंपनीज, कंपनी के साथ में। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर इंक्लूड करी जाती है। गवर्नमेंट ग्रांट्स जो अपन को मिलते हैं वो इसी के अंदर से, इन्हीं से आपको जो पैसा जो बचा करा होता है उसी के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड होती है। कोई भी डोनेशन होता है सीजी या फिर एसजी या कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन को फॉर द पर्पस ऑफ डोनेशन, तो इसमें से पैसा निकाल दिया जाता है। एनी इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम अबव फंड इन्वेस्टमेंट, दिस फंड शुड बी क्रेडिटेड टू इसमें IEPF, ओके। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अप इज राइट ऑडिट ऑफ फिक्स एसेट्स, जो अपनी फिक्स्ड एसेट्स है ये आ सकता है, ठीक है, इसको पढ़िएगा। अगर अपनी फिक्स एसेट्स है तो अपन उसके की ऑडिट कैसे करेंगे, इन्वेंट्री ऑडिट भी कहते हैं इसको अपन, है ना। वाइल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट फॉलोइंग पार्ट्स, इन सबको ध्यान में रखना है। ऑडिटर शुड वेरीफाई फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, सबसे पहली बात की ये देखिए कि वो फिजिकली क्या सच में वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ऑडिटर शुड चेक ओनरशिप ऑफ द असेट बाय वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट ऑफ असेट, जो असेट है जिसके नाम पे वो है या जो उस असेट का ओनर है, क्या वो वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द प्रॉपर डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन द असेट एंड देयर शेयर नॉट बी एनी फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ऑडिटर को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर्ली डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो रहा है उस एसेट पे, और ये भी ध्यान रखना होता है कि फ्रीक्वेंटली जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल आज इस साल आप SLM मेथड से कर रहे हो, अगले साल आप WTV से कर रहे हो, फिर उसके बाद में वापस से आप SLM से कर रहे हो, तो ये फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं आने चाहिए। ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट लीगल टाइटल ऑफ द एसेट, जो लीगल टाइटल है उसको भी ध्यान देखना होता है, ठीक है। ऑडिटर शुड वेरीफाई इफ एनी चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एनी एसेट देन अमाउंट रेज बाय वे ऑफ लोन शुड बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई एसेट है अपने पास में, उस पर चार्ज क्रिएट हो रखा है। चार्ज क्रिएट आई अंडरस्टूड कि आपको मतलब पता होगा, और जिनको नहीं पता मतलब चार्ज एक सेंस में एज एन अपन ने उसको बैंक में जो गिरवी रख के अपन पैसा लेते हैं तो चार्जेस गिरवी रखना, मोर्टगेज वाली टाइप, ठीक है। अगर उस पर चार्ज लिया गया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए ही यूज आना चाहिए वो पैसा। नेक्स्ट इज in case of sale of asset, amount received from such sale should be properly accounted in the books of accounts। अगर आपने उस assets को बेच दिया है और जो amount आपको receive हुई है आपको properly वो books of accounts में show करनी चाहिए। There should be proper internal control system and auditor should review such internal control system। एक अच्छा proper internal control system होना चाहिए। ये अपने सेकेंड वीडियो के अंदर पढ़े हैं, ये स्टडी नोट नंबर 6 के अंदर बताया मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होना चाहिए और ऑडिटर को रिव्यू करना चाहिए इसको भी। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हैज़ बीन डन एज पर द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ऑडिटर को ये देखना पड़ता है कि जो वैल्यूएशन हो रखी है उस एसेट से तो वो प्रॉपर्ली हो रखी है क्या एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट 10, ठीक है। इन केस ऑफ इंटेंजिबल असेट ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट वेदर सच असेट इज प्रॉपरली राइट ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर इंटेंजिबल असेट है तो अपन को ऑडिटर एज एन ऑडिटर को ये वेरीफाई करना पड़ता है कि उसका जो असेट का प्रॉपरली राइट ऑफ हो रही है या नहीं हो रही है। In case of goodwill, auditor should ensure that there is no self-generated goodwill living in the balance sheet। अगर गुडविल की बात आ रही है तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि उसमें सेल्फ जनरेटेड खुद से बनाई गई हुई गुडविल यहाँ पे शो नहीं हो रही है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में फिक्स्ड एसेट वाली ख़त्म होती है।
नेक्स्ट अप इज, बस थोड़ा सा और है, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा, 5 पेजेस मोर, ओके, यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चलिए, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको है ना कहीं पे भी ऐसे आप झिझको भी ना, तो आप खुद से सोच लीजिएगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे, पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं वो सारी चीज़ें चेक करनी है, पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च होते हैं वो सारी चीज़ें चेक करनी है, बस यही तो चीज़ें चेक करनी होती है अपन को, ठीक है। तो रीड करते हैं, चलिए। While verification of books of account of education institution, following points should be taken into the account of auditor. ठीक है, auditor should verify the collection received from the statement in cash of the auditor should also verify the internal control system and timely deposit of such cash in respect of bank account. देखिए, अगर कोई भी पैसा अपन को रिसीव हो रहा है, अपन को उसको ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ जो अपना वेरीफाई करना है अपन को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, और ये भी देखना है कि जो अपन को पैसा रिसीव हो रहा है क्या अपन ने टाइमली उसको बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा दिया या नहीं कराया, ठीक है, ईजी। Next is auditor should verify the content of trust deed and ensure that any clauses should not be prejudicious internal education institution. अब ऑडिटर को ये वेरीफाई करके रखना पड़ता है कि जो भी ट्रस्ट डीड क्रिएट हो रखी है वो सही है या नहीं है, और कहीं ऐसे ही फर्जी काम तो नहीं चल रहा। ऑडिटर शुड वेरीफाई सैलरी टू बी पेड टू दी स्टाफ एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ESI has been properly deposited to the appropriate fund timely basis. क्या समझाऊँ मैं आपको इसमें, सिंपल लाइन्स है ये आपकी एकदम, कि ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि जो सैलरी उसको पे करनी थी वो उसने टाइमली पे कर दिया नहीं, साथ ही साथ में जो भी उसको एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सारे हुए हैं नहीं, जैसे पेंशन का पैसा या फिर ESI का पैसा, प्रोविडेंट का फंड का पैसा, वैसे। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, In case of outsourced canteen, appropriate revenue has been duly recorded in the books of accounts. अगर आपने कैंटीन को आउटसोर्स कर रखा है तो उसके जो रिकॉर्ड्स है वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने चाहिए। ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि जो भी एडमिशन हुआ है स्टूडेंट का, तो एडमिशन फीस जो रिसीव हुई है वो हैज़ बीन ड्यूली साइन बाय द अकाउंटेंट एंड ओनली अदर ऑथराइज पर्सन, ठीक है। ऑडिटर को इंश्योर करना है दैट द हॉस्टल एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, expense property from the student before closing the accounts, कि ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जो भी हॉस्टल एक्सपेंसेस है वो स्टूडेंट के छोड़ने से पहले वो सारे के सारे क्लोज हो जाए उन अकाउंट्स। एनी रेवेन्यू जो भी जनरेट हो रही है अपन को लेट आउट करने से, अपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने हॉल लेट आउट कर दिया, तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। ऑडिटर को शुड वाउच ऑल द एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड करे जा रहे हैं थ्रू आउट द ईयर इन रिलेशन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। ऑडिटर को ये वाउच करना पड़ता है जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो सारे के सारे सही से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं एज पर दी रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज ऑडिटर शुड वाउच ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन रिसीव इन, if it is revenue in nature then properly record in P&L and if it is in capital nature तो उसको कैपिटलाइज कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर AS12। अगर कोई भी अपना डोनेशन हो रहा है तो अपन को ये बात अपन ने अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ी है, अगर कोई भी रेवेन्यू नेचर का डोनेशन मिलता है तो अपन उसको P&L के अंदर शो करते हैं, और अगर कोई भी कैपिटल नेचर का होगा तो उसको अपन कैपिटलाइज कर देंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। ऑडिटर शुड physically verify fixed assets of education institution on frequently basis. If any discretionary observe then it should be properly accounted, ठीक है, उसको फिजिकली वेरीफाई करना है फ्रीक्वेंटली बेसिस पे और चेक करना है। इफ़ एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन then it should be properly recorded. अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट मेक करी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तो उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है। ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई ओनरशिप जो है वो जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इंश्योर वो आपके नाम पे है, और साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करनी है जो इनकम अर्न करी गई है वो
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो प्रॉपरली रिकॉर्ड कर दी गई है या नहीं कर दी गई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर CAS 13 के बेसिस पर. नेक्स्ट इज if any tax is deducted from investment, if income of education institution is exempted, then appropriate refund should be made or claim. ठीक है, अगर कोई भी TDS आपने डिडक्ट करा है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि एग्जेम्प्ट हो गया, तो प्रॉपरली आप रिफंड ले लो उस चीज़ का. इन केस ऑफ corpus fund, it shall not be considered as a revenue, it should be रिवॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी. अगर कोई भी कॉर्पस फंड के अंदर आपके पास में पैसा है, कॉर्पस फंड का जो केस है, तो उस केस के अंदर अपन उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे, उसको रिवॉर्ड एज अ लाइबिलिटी ही मानेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अप इज ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल. देखिए इसके अंदर क्या है, जो पॉइंट नंबर 3, 4, 9, 10, 11, 13 और 14 जो अपन ने अभी इसके पीछे वाले में पढ़े हॉस्पिटल वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो सारे पॉइंट सेम है. इसलिए मैं आपको उसको रिपीट नहीं करूँगी जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी. आप एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा. बाकी मैंने उसके अंदर आराम से टाइम लेके आपको सारे पॉइंट समझाए हैं. ठीक है. जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑडिटर शुड वेरीफाई द पेशेंट बिल, इंश्योर दैट द एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग बेड चार्जेस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस टैक्स. देखिए ऑडिटर को ये वेरीफाई करना पड़ेगा जितने भी टाइप के पेशेंट्स हैं उनको, उनके बिल्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा जो आपको बेड मिला है उसके बेड के चार्जेस आपने सही से दे दिए हैं नहीं दिए, मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉपरली है, जो भी टैक्सेस हैं वो सारे हैं या नहीं है. ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा दैट द अमाउंट रिसीव जो हुई है पेशेंट से वो ड्यूली डिपॉजिट हो गई है ना बैंक में टाइमली बेसिस के अंदर. इफ़ डिफरेंट टैरिफ स्ट्रक्चर अगर कोई भी हो रहा है, जैसे वैरायटी ऑफ रूम्स के बेसिस पे, जैसे लग्जरी रूम होते हैं, ऐसे डिफरेंट वैरायटी होती है, तो उनके अलग अलग जो भी टैरिफ स्ट्रक्चर्स हैं उनके बेसिस पे कैलकुलेशन हो रही है नहीं हो रही है सही से. इन केस ऑफ इन हाउस मेडिकल अप्रोच, मेडिकल एक्सपेंसेस इज ड्यूली रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस, रेंटल इनकम इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. तो इसी के साथ में अपना ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल भी कंप्लीट होता है. देखिए यहाँ पे मैंने आपको नंबर इसीलिए लिख के दिया है जिससे आप इजीली पीछे वाले में कंपेयर कर लें, और मैंने पीछे आराम से आपको एक एक पॉइंट समझाया है, इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप आराम से देख लीजिएगा. ठीक है. बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मेरे को कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं. मैंने कभी आपको मना ही नहीं करा, और अगर आपको कमेंट्स में नहीं पूछना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं. वहाँ पे बच्चे एक दूसरे से भी एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, कभी कभी तो मेरे तक पहुँचने से पहले ही. बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर पिन कर सकते हैं. मैं आपकी हेल्प के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ. ओके. चलिए नेक्स्ट इज़ ऑडिट ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट की ऑडिट कैसे करते हैं. वाइल वेरीफाइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर शुड टेक द फॉलोइंग पॉइंट्स इनटू अकाउंट्स बाय ऑडिटर. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट है, ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा जो भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट डीड है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, वो सही है या नहीं है. ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई स्पेशल बेनिफिट ग्रांट हो रहा है प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो वो क्या है और वो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है. जैसे कुछ सेक्शंस 11 और 12 के अकॉर्डिंग है अपने इनकम टैक्स एक्ट में. ठीक है. ऑडिटर शुड वेरीफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट एंड इंश्योर द फंड रेज बाय वे ऑफ डोनेशन शुड बी यूटिलाइज फॉर द सोशल ऑब्जेक्टिव. देखिए जिस रीज़न की वजह से आपने ट्रस्ट क्रिएट करा है और जो फंड रेज करा जा रहा है एज एन वे ऑफ डोनेशन, तो आपको ये देखना है, ध्यान रखना है कि वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो सोशल बेनिफिट के या सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए ही खर्च होना चाहिए. If any budget prepared for trust, then auditor should obtain copies of all such budget and ensure that the amount has been spent on revenue has been granted as per the relevant budget. अगर कोई भी बजट प्रिपेयर करा गया है ट्रस्ट से तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बजट प्रिपेयर करा है उसी के बेसिस पे ही आप रेवेन्यू जो भी है आपके एक्सपेंसेस जनरेट कर रहे हैं. Auditor should verify system of internal check and ensure about the reliability of such internal control system. Auditor को verify करना पड़ेगा जो आपका internal check का system है और साथ ही साथ जो अपना internal control system है. If any consist done for charitable objective, auditor should verify gross receipt from such consent in is
विद इन द लिमिट ऑफ इंश्योर। जो भी देखिए, अगर कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड अपने एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो अपन को ये ध्यान में रखना चाहिए जो अपना बजट है उसके बेसिस पे एक लिमिट में रह के ही होने चाहिए। आप बेफिजूल के खर्चे नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट अप इज ऑडिटर शुड फिजिकली वेरीफाई कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। Auditor should obtain list of all the members of charitable institution in order to ensure the interest of such members of charitable institutions, ठीक है। members की list होनी चाहिए। next is audit of local authority, panchayat, municipal. While verifying books of accounts, auditor should take the following steps, points in account। क्या क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिट लॉ ऑफ लोकल अथॉरिटी, ठीक है। सबसे पहले ऑडिटर शुड इंश्योर जो भी करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है जो कि प्रिपेयर करे गए हैं एलए से, लोकल अथॉरिटी से, उनको ये भी वेरीफाई करना है कि जो डेलीगेट करी गई है, इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल देन सच डेफिशिएंसी शुड बी रेक्टिफाई। अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज हो रही है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है। ऑडिटर शुड वेरीफाई द एक्सपेंडिचर जो इनकर करे गए इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटिव लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑडिटर को ये वेरीफाई करना है कि सैंक्शन ऑफ फंड्स बाय competent authority either general or special, ठीक है। auditor should verify the appropriation of funds as provision of funds created if any general expenditure is authorized by competent authority। जो आपको ऑडिटर है उसको वेरीफाई करना है जो भी अप्रोप्रिएट फंड्स एंड प्रोविजंस बनाए गए हैं उसके बेसिस पे आपका सारा का सारा काम ऑथोराइज होना चाहिए बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। टैक्सेस जो भी कलेक्ट करे गए हैं बाय एलए, जो एलए लोकल अथॉरिटी, सच एज जैसे रोड टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, म्यूनसिपल टैक्स हो गया, या फिर प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उनको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इफ़ एनी ऑफ द ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है तो उसको इंश्योर करना है अबाउट जेन्युइनिटी ऑफ सच एक्सपेंडिचर, कि सच में वो जो एक्सपेंडिचर है वो अकर हो रहा है, ठीक है। ये आपको देखना है, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायरमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। Next up is auditor should submit the copy of audit report after completion of such audit to local authority as well CAG, ठीक है। जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लोकल अथॉरिटी को सबमिट करनी है, साथ ही साथ CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी सपोर्ट में देनी है ऑडिटर को, ठीक है। तो ये हो गया ऑडिट ऑफ लोकल पंचायत, लोकल अथॉरिटी, पंचायत और म्यूनसिपलिटी। नेक्स्ट अप इज ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ बैंक, एक सेकेंड सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, देयरफॉर व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट ऑफ एनी बैंक ऑडिटर शुड टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। इसमें ये सारे प्रोसीजर्स जो है ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है RBI एक्ट एज ऑन regulatory body for the various books, it is कंट्रोल बैंक ऑफ इंडिया, जो अपना है उसको ध्यान में रखना है। RBI एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैंक्स है उनको क्लासिफाई करा गया है इन 6 तरीकों में: कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पेमेंट बैंक, ओके। अब अगर बैंक की अगर अपन ऑडिट करते हैं तो अपन को क्या एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो while verifying the advance audit should ensure that EMI is properly paid by no borrowers on timely basis। देखिए बैंक्स में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, EMI लेते हैं, तो जो EMIs है वो प्रॉपरली पे कर रहे हैं ना। इफ़ एनी अमाउंट जो ड्यू है, इफ़ एनी अदर ड्यू amount because of non-payment of then action taken by the bank shall be recovery should be write off in the books of accounts as per the direction given by the auditor, ठीक है।
अगर नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ की रिकवरी करो और इन सारी चीज़ों को बताओ। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड। ऑडिटर शुड वेरीफाई जो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको, एंड ऑल्सो इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ जो भी अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ऑडिटर शुड विजिट द ब्रांच ऑफ बैंक एंड फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए उसको ऑडिटर को। इफ़ एनी एक्सेस कैश बाय द बैंक देन इट शुड बी ट्रांसफर टू करंट चेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, अच्छा आपको दिख ही नहीं रहा था, सॉरी, देख लिए। ओके, नेक्स्ट इज if any currency held in foreign exchange then ensure that it should be with the limited prescribed जो भी RBI ने प्रिस्क्राइब करा है फॉरेन एक्सचेंज के अगर कोई अमाउंट है तो उसके अंदर ही होना चाहिए। बैलेंस विद द RBI, ऑडिटर को वेरीफाई करना है जो भी लीगल बैलेंस या क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा विद द RBI कि वो सही है या नहीं है। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट प्रिस्क्राइब रिजर्व जो है वो क्रिएट हो रखा है, CRR सही क्रिएट हो रहा है और SIR जो है अपना इस मेंटेन एज पर दी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी रिजर्व जो है अपना वो। नेक्स्ट इज फिक्स अदर एसेट्स। फिक्स्ड अदर एसेट्स, ऑडिटर शुड इंश्योर अकाउंटिंग मैथड जो है उसके ऊपर, जैसे ओनरशिप ऑफ एसेट्स किसके नाम पे है, एग्जामिन करो कि कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड है और वो प्रॉपर्ली चार्ज हो रहा है ना फिक्स एसेट पे। अगर सेल हो रही है तो वो किस सेल डीड जो है वो क्रिएट हो रही है। अगर कोई इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स का तो देखिए कि वो प्रॉपर्ली रिवैल्यूएशन हो रहा है नहीं हो रहा। नेक्स्ट अप इज बोरोइंग, ऑडिटर शुड इंश्योर दैट बोरोइंग इन इंडिया आउटसाइड इंडिया इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, वेरीफाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड पेबल ऑन सच बोरोइंग। ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा जो इंडिया के अंदर और जो भी आउटसाइड इंडिया अगर प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी होगी और जो भी इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा बोरोअर्स को, पेबल ऑन सच बोरोइंग्स, है ना। नेक्स्ट इज डिपॉजिट, ऑडिटर शुड वेरीफाई द डिपॉजिट accepted by the public and ensure that the accrued on deposit but not paid should be properly recorded। जो भी ऑडिटर को ये वेरीफाई करना पड़ेगा जो भी डिपॉजिट्स अपन ने एक्सेप्ट करे हैं पब्लिक से वो इंश्योर करने पड़ेंगे उसको कि दैट accrued on and deposit but not paid should be properly recorded। ठीक है, नेक्स्ट इज CR कैपिटल रिजर्व, ऑडिटर शुड वेरीफाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ CR का, ठीक है, कैपिटल रिजर्व का। ऑडिटर शुड वेरीफाई कैपिटल क्लॉज जो है अपने MOA से रिलेटेड वो एग्जामिन करना पड़ेगा। एग्जामिन गवर्नमेंट रिकमेंडेशन इफ एनी, अगर गवर्नमेंट की कोई रिकमेंडेशन है तो उसको भी वेरीफाई करिए। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, बस थोड़ा सा और बाकी है। बिल्स पेबल, ऑडिटर शुड इंश्योर बिल्स पेबल जो कि सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करे गए हैं अमाउंट फ्रॉम पर्सन हु इज होल्डिंग द बिल। इन केस ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल प्रिजम्पशंस टेकन जो कि है वो लेनी चाहिए बैंक को, रिकवरी करनी चाहिए अमाउंट की, इंश्योर करना चाहिए एक प्रोविजरी चेक क्रिएट हो, स्टैम्प्ड जो होना चाहिए बिल्कुल और कस्टडी में होना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर की। ऑल्सो इंश्योर द इंटरनल चेक एंड रिलायबिलिटी ऑफ सच इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की रिलायबिलिटी भी चेक करनी चाहिए। इसी के साथ में जो भी अपनी बैंक ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब अपने पास में आती है लास्ट टाइप की ऑडिट, अपनी ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। बस ये एक लास्ट टाइप बचा है, उसके बाद में आपकी पूरी की पूरी 50 मार्क्स की जो ऑडिट है मेरी तरफ से कवर हो जाएगी और कंप्लीट कर दिया है। ओके, चलिए एक्साइटमेंट दिखाओ, बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, ये 50 मार्क्स अपने हाथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन हु इज़ प्रैक्टिसिंग CA है ऑफ एनी अदर पर्सन who cleared examination of cooperative society shall be qualified to appoint as an auditor of cooperative society। या तो CA या फिर जो cooperative society का जो एग्ज़ाम है उसने क्लियर कर लिया है वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ cooperative society एज एन ऑडिटर। ठीक है, cooperative society इज इंडस्ट्रियल cooperative society एक्सेट्रा। ठीक है, Auditor of cooperative society shall be appointed by the registrar or any other person who is authorized on his behalf। या तो रजिस्ट्रार करता है या फिर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट। ऑडिटर शुड ऑपरेट सोसाइटी, ठीक है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो अपॉइंट करता है, रजिस्ट्रार करता है, और अगर वो नहीं तो ऑथराइज पर्सन करता है ऑन हिज बिहाफ। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड ट्रांसफर एटलीस्ट 25% ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसफ़र कर रही है डिविडेंड, तो उस केस के अंदर उसको एटलीस्ट 25% ऑफ प्रॉफिट जो है जो रिजर्व के अंदर बांट देना चाहिए, मतलब ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, सॉरी। However, if any cooperative society unable to transfer such fund, then with the permission of registrar, it can be transferred lower of the fund. However, in any circumstances, it cannot be less than 10% of profit. अगर कोई इंसान 25% ऑफ प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, तो उस केस के अंदर वो आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र कर सकता है, बट कम अमाउंट कर सकता है, बट एटलीस्ट 10% ऑफ प्रॉफिट तो होना ज़रूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ मेंबर्स ओनली इन मेंबर्स। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंड का पैसा होता है वो सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर हो सकता है। कौन कौन लोग हैं? सेंट्रल एंड स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एनी shares, debentures, bonds, any security of any other cooperative society security having limited liability. Any member of cooperative society cannot hold more than 25% of total share capital. ठीक है, इन लोगों के लिए अलाउड है। If any loan guaranteed on or any borrowing accepted, first priority should be given to its own members. However, it is proposed to give any other person, then permission of registrar existing members should be obtained. ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन ओनर्स को देंगे, ओन मेंबर्स को, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देंगे, और अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको वो रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलने? मैम आपको तो याद ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे? अरे बुद्धू, मेरे को तो याद है, मैं आपको चेक कर रही थी सच में। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स क्या है? सबसे पहले कैश बुक। ऑडिटर को मेंटेन करनी पड़ेगी कैश बुक, जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हो रहे हैं कैश के अंदर वो रिकॉर्ड होते हैं। रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और ऑडिटर शुड इंश्योर एनी इन्वेस्टमेंट परचेज शुड बी प्रॉपरली मेंशन सच रजिस्टर एज पर द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज AS2। ठीक है, नेक्स्ट इज रजिस्टर, आपको दिख रहा है ना? हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ असेट एंड इन्वेस्टमेंट। ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ता है, शुड इंश्योर दैट द असेट जो भी परचेज करी गई है सिक्योर सोसाइटी के थ्रू ऑन इट्स ओन नेम, या फिर एंड इट शेल बी वैल्यूड एट अ रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बेसिस पे। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार ऑफ FD, रजिस्टर ऑफ FD, सॉरी। ऑडिटर जो है उनको वेरीफाई करना पड़ेगा जो भी डिपॉजिट करी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के नेम से, उनको सही से इन्वेस्टमेंट हुई है, द रिगार्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रजिस्टर्ड ऑफ सिक्योरिटी, इफ़ एनी सिक्योरिटी गिवन बाय द थर्ड पार्टी, अगर किसी ने दी है ऑन बिहाफ ऑफ मेन बोरोइंग, जो मेन बोरोइंग है उसके बेसिस पे थर्ड पर्सन ने आपकी सिक्योरिटी पे दी है, गारंटी दी है, then the auditor should ensure that name of such security in properly incorporated in the registrar of securities। तो उसको अपन को ध्यान में रखना है कि कौन है, क्या नाम है, कौन ले रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में the end, yes the end। चलिए अब क्या, अरे मैम क्या, अरे क्या मज़े करो, स्माइल करो, एटलीस्ट एक स्माइल तो बनती है बच्चों। आपने पूरा थ्रू आउट में इस जर्नी के अंदर जो पूरी 3 पार्ट्स की मैंने जर्नी कंप्लीट करी है, जिसके अंदर मैंने पूरा टोटल आपको 50 मार्क्स की ऑडिट कंप्लीट करा दी। वाओ, क्लैपिंग। ओके, चलिए खुश हो जाइए सबसे पहली बात तो। और इसी के साथ में मेरा पूरा का पूरा पार्ट ऑडिटिंग से रिलेटेड जो है आपका 50 मार्क्स का, वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है। आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को, इन तीनों पार्ट्स को 2 से 3 बार में देखिए, जिससे आप बार बार इसको रीड करोगे तो आपको हमेशा देखिएगा, क्योंकि
कभी कभी कुछ पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं, मेरी तरफ से कोई पॉइंट स्किप नहीं हुआ, बट आप फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हो, उस टाइम पे कभी आप थोड़ा डिजी भी फील करते हैं, थोड़ा लेज़ी फील करते हैं, आपको स्लीपी फील होता है, तो उस रीजन्स की वजह से कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं। फर्स्ट टाइम के अंदर आप सुनिए, दूसरे टाइम में आप समझेंगे और तीसरे टाइम में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बट आई गारंटी यू कि अगर आपने इसको देख लिया, अगर इसको अच्छे से समझ लिया और जो मेरे नोट्स हैं उनकी एक बार खुद से सेल्फ रीडिंग कर ली है, तो आप पास हो, बन गए आप सीएमए, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा कि इतने शॉर्ट पोर्शन के अंदर, पोर्शन ऑफ टाइम के अंदर मैंने आपको इतना बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट जो आपका 50 मार्क्स कैरी करता है, वो सारा का सारा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए अब अपन मिलते हैं अगली सीरीज़ की तरफ से। और अगर आप अपनी तरफ से कोई रिकमेंड करना चाहते हो कि मैम आप ये वाली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाइए, सीएमए इंटरमीडिएट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और आई ट्राई टू मेक ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो लेट्स रॉक एंड रोल। चलिए, बाय बाय, सी यू, टाटा।